Hello everyone, can you guys hear me? सुन पा रहे हो सब लोग? यस सर। ओके, सो लास्ट क्लास में बेटा क्या पढ़ रहे थे हम लोग? मुझे एक बार याद दिला दो। Changing the location of primary source component. क्या? Changing the location of primary source. चेंजिंग द लोकेशन ऑफ प्राइमरी सोर्स। अच्छा, हम लोगों ने वो थिन फिल्म लगाना सीख लिया था ना? क्या करते थे उसमें? हाँ सर। हाँ सर। हमने क्या देखा था? थिन स्लिट लगाने से क्या होता था? थिन फिल्म लगाने से जिस स्लिट के सामने आप थिन फिल्म लगाते थे उसी की तरफ सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट हो जाता था, है ना? ये होता था ना बेटा? जल्दी बोलो। हाँ सर। तो आज हम लोग क्या देखेंगे? आज हम लोग देखेंगे कि अगर सोर्स का लोकेशन, प्राइमरी सोर्स की लोकेशन अगर मैं चेंज कर दूं तब क्या फर्क पड़ेगा हमारे फ्रिंज पैटर्न को। तो देखिए, ये हमारे पास कार्डबोर्ड है जिसमें दो स्लिट्स कटी हुई हैं, S1 और S2। यहां सामने अपना स्क्रीन है। प्राइमरी सोर्स अभी तक सिर्फ बाइसेक्टर पे होता था ना, अब मैंने प्राइमरी सोर्स को थोड़ा यहां रख दिया, थोड़ा नीचे कर दिया। ये मेरा सोर्स S है, तो यहां से लाइट गई, इस सोर्स से लाइट पहुंची S1 पर, तो S1 नए सोर्स की तरफ बिहेव करेगा। यहां से पहुंची लाइट S2 तक, तो S2 नए सोर्स की तरफ बिहेव करेगा, है ना? और अब ये S1 और S2 दोनों से नई वेव्स निकलेंगी जो सामने स्क्रीन पे जाके इंटरफेयर करेंगे। तो लेट्स से मैंने यहां कंसिडर किया है एक पॉइंट P। इस पॉइंट P पर क्या हो रहा है ये मैं समझना चाहता हूं। तो मैंने देखा S2 से लाइट आई पॉइंट P पर, S1 से लाइट आई P पर, S2 से भी लाइट गई पॉइंट P तक, है ना? तो मेरा डेल्टा एक्स कितना हुआ? डेल्टा एक्स को अभी तक हम लिखते थे S2P माइनस S1P। क्यों? क्योंकि S से S1 और S से S2 बराबर होता था। पर अब क्योंकि सोर्स S बाइसेक्टर पे नहीं है, अब S1 और S2 इक्वल नहीं बचा, इसलिए डेल्टा एक्स को क्या लिख सकता हूं मैं? इसको लिख सकता हूं SS2 प्लस S2P माइनस SS1 प्लस S1P। हाँ या ना? जिसको मैं S2P माइनस S1P माइनस SS1 माइनस SS2 लिख सकता हूं। हाँ या ना? हाँ या ना? कोई दिक्कत? अब देखो, मान लेते हैं इसके बाइसेक्टर को, इसको मिड पॉइंट को, S1 और S2 के मिड पॉइंट को अगर मैं S से जोड़ूं तो लाइन ये वाली बन रही अपनी, सच दैट ये वाला एंगल अल्फा है। और अगर मैं इसी मिड पॉइंट को P से जोड़ूं तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से ये वाला लाइन बना रहा है एंगल, लेट्स से थीटा। ठीक है? तो आपका डेल्टा एक्स में ये जो S2P माइनस S1P है, S2P माइनस S1P, इसका तो सीधे सा फॉर्मूला हमारे पास, अगर ये डिस्टेंस D है तो D साइन थीटा, है ना? ये फॉर्मूला है ना अपने पास। ये कब वैलिड है? अगर ये कैपिटल D बहुत बड़ा है स्मॉल d से, इसको कैपिटल D कह देते हैं, इसको कह देता हूं कैपिटल D2। ये भी मान लेते हैं बहुत बड़ा है स्मॉल d से। तो S2P माइनस S1P तो D साइन थीटा हमें मालूम है, माइनस S1S माइनस S2S। S1S माइनस S2S कितना हो जाएगा? ये क्या D, इसको मैं D साइन अल्फा बोल सकता हूं क्या? हाँ या ना? बोल सकता हूं कि नहीं? जल्दी बोलो।
जैसे राइट में ये डी साइन थीटा है वैसे लेफ्ट में डी साइन अल्फा है, और क्या। हाँ सर। तो अब सेंट्रल मैक्सिमा पे क्या होता है? सेंट्रल मैक्सिमा किसको कहते हैं? जो स्क्रीन सेंटर पे बनता है उसको कहते हैं ना, हाँ या ना? रिस्पॉन्ड करो यार। हाँ सर। नहीं, सेंट्रल मैक्सिमा उसको कहते हैं जहां पर डेल्टा एक्स 0 हो। दिस इंप्लाइज थीटा विल बी इक्वल टू अल्फा। तो जितना एंगल नीचे आप सोर्स एस को डालोगे उतना एंगल ऊपर आपका क्या बनेगा? सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा। ठीक है, तो बेसिकली सेंट्रल मैक्सिमा कितने से शिफ्ट हो गया है? ये y कितना हो जाएगा? क्या मैं लिख सकता हूं y इज इक्वल टू डी थीटा, ये बोल सकता हूं क्या? या डी टैन थीटा, है ना? कोई दिक्कत? जब भी आपको जैसी भी जरूरत पड़े उस हिसाब से आप y निकाल सकते हो कि सेंट्रल मैक्सिमा कितने से शिफ्ट होगा। ठीक है। अब देखो, मैं चाहता हूं कि कुछ जुगाड़ लगा के इस सेंट्रल मैक्सिमा को वापस से स्क्रीन सेंटर पे ला दूं बिना इस सोर्स को मूव किए। तो क्या करना चाहिए? कोई आइडिया बताएगा मुझे? कुछ तो बोलो। जल्दी बोलो। नहीं बताओगे? सोच के बोलो जल्दी जल्दी। क्या हो गया बेटा? कुछ तो बोलो, ऐसे चुप्पी हाथ क्या बैठे हो यार? कुछ तो रिस्पॉन्ड करो, बोलो सर, नहीं समझ में आ रहा है। अगर मैं चाहता हूं कि सेंट्रल मैक्सिमा को वापस स्क्रीन सेंटर पे लाऊं तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूं? एक ऑप्शन ये कि यहां पर मैं एक थिन फिल्म लगा दूं, है ना? अगर सेंट्रल मैक्सिमा ऊपर शिफ्ट हो गया है तो उसको वापस सेंटर पे शिफ्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जिधर फिल्म लगाते उधर की तरफ सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट होता है, तो मैंने यहां पे थिन फिल्म लगा दिया। ठीक है, तो अगर इसका थिकनेस आपको टी दे रखा है, पूछा है फाइंड म्यू जिससे कि वापस से ये स्क्रीन सेंटर पे आ जाए। ठीक है, तो क्या करेंगे हम उस केस में? क्या करेंगे, कोई बताएगा मुझे? हम बोलेंगे, देखिए, हम बोलेंगे एस एस वन प्लस एस वन पी। क्या बोलेंगे? एस एस वन प्लस एस वन पी माइनस एस एस टू प्लस एस टू पी। दिख रहा है ये कि नहीं दिख रहा? दिख रहा होगा। माइनस एस एस टू प्लस एस टू पी। लेकिन ये पाथ सिर्फ एस एस टू प्लस एस टू पी नहीं है, यहां पे कुछ एक्स्ट्रा पाथ भी है। कितना? टी इंटू म्यू माइनस वन प्लस टी इंटू म्यू माइनस वन इक्वल्स टू 0। समझ में आई बात? ये डेल्टा एक्स 0 करना है कहां पर? जब आपका y 0 हो जाए। ऐसे कर दो, ये डेल्टा एक्स है। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एस एस वन माइनस एस एस टू प्लस एस वन पी माइनस एस टू पी माइनस टी इंटू म्यू माइनस वन। नाउ एट स्क्रीन सेंटर
S1P is equal to S2P, therefore delta X is equal to SS1 minus SS2 माइनस टी इंटू म्यू माइनस 1। और हम चाहते हैं कि स्क्रीन सेंटर पे क्या बने, सेंट्रल मैक्सिमा बने, तो इसके लिए कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। सो दिस इंप्लाइज टी इंटू म्यू माइनस 1 इज इक्वल टू एस एस वन माइनस एस एस टू। दिस इंप्लाइज म्यू माइनस 1 इज इक्वल टू एस एस वन माइनस एस एस टू अपॉन टी, which is equal to, now SS1 minus SS2 is d sin alpha upon t, which implies mu is equal to 1 plus d sin alpha by t। समझ में आई बात? हाँ सर। देखो समझ में आया? हाँ सर। तो इस तरीके से आप म्यू निकाल सकते हो, आप टी भी निकाल सकते हो, जो भी निकालना चाहो निकाला जा सकता है, ठीक है ना। बेसिकली आपको जो बोला गया उसको उस मैथमेटिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, और कुछ थोड़ा ना इसमें कुछ स्पेशल है, इसमें कुछ थोड़ा ना है कि ये ऐसे घूम रहा हो वैसे घूम रहा है, सब सिंपल सिंपल सा चैप्टर एकदम लल्लू सा, ठीक है। तो ये ऑब्लिक वाला भी हो गया, थिन फिल्म लगाने वाला भी हो गया, है ना। अब अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे जिसका नाम है थिन फिल्म इंटरफेरेंस। थिन फिल्म इंटरफेरेंस। सर लास्ट वाला कॉपी नहीं किए थे। कॉपी कर लो फटाफट। कॉपी हो गया होगा। नेक्स्ट है आपका थिन फिल्म इंटरफेरेंस। थिन फिल्म इंटरफेरेंस ध्यान दीजिएगा कि क्या होता है। आपने कभी सोप बबल देखा है? उसमें आपने नोट किया होगा कि सोप बबल में आपको मल्टीपल कलर्स नजर आते हैं, ध्यान दिया कभी? हाँ सर। वो मल्टीपल कलर्स क्यों नजर आते हैं? तो बिकॉज ऑफ दिस थिन फिल्म इंटरफेरेंस। हमको लगता है, जो हमने बचपन में पढ़ रखा है क्लास 10th तक, हमें लगता है कि शायद डिस्पर्जन होता होगा, जैसे रेनबो बनता है वैसे कुछ हो रहा होगा, है ना। लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हो रहा, उससे काफी डिफरेंट हो रहा है, एकदम डिफरेंट चीज है। वहां पे इंटरफेरेंस हो रहा है। क्या हो रहा है देखिए, इसको समझने के लिए ना हम सिर्फ वो वाला केस लेंगे जिसमें लाइट सरफेस के नॉर्मली आ रही है। तो मेरे पास बहुत ही थिन फिल्म है, सोप बबल का सोप फिल्म है एक, तो मैं सोप फिल्म को थोड़ा सा तो मोटा बनाऊंगा ही, क्योंकि नहीं तो करूंगा क्या, डायग्राम में कुछ दिखाऊंगा कैसे। मैंने बोला ये देखिए, ये लेट से आपका सोप फिल्म है, ये थिकनेस सोप फिल्म की टी है, ये टी बहुत छोटी है ना। ठीक है, क्या हुआ, एक लाइट रे आई,
एकदम नॉर्मली। तो ये लाइट रे क्या क्या कर सकती है? जब इस पहले सरफेस पे गिरी तो हो सकता है ये लाइट रे यहां से ऐसे लौट जाए, हो सकता है कि नहीं हो सकता, रिफ्लेक्ट हो जाए। ये भी हो सकता है कि ट्रांसमिट हो जाए, मतलब दूसरे मीडियम में एंटर कर जाए। हो सकता है कि नहीं हो सकता, बताइए तो जरा। हो सकता है ना? हाँ सर। असली में क्या होगा, थोड़ा वापस लौटेगा, थोड़ा आगे बढ़ेगा, यही होगा ना। हाँ जो आगे बढ़ा वो इस सरफेस से वापस लौट सकता है, और इसमें से थोड़ा पार्ट आर पार भी निकल सकता है ना बेटा? निकल सकता है कि नहीं? हाँ सर। अब क्या होगा, ये लाइट रे जो वापस ऊपर गई है, ये इस सरफेस पे गई, यहां से इसका कुछ फ्रैक्शन बाहर निकल जाएगा और कुछ फ्रैक्शन वापस से लौट आएगा, और उसमें से वो इधर से निकलेगा, इसमें से कुछ वापस लौटेगा, उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। बट कुछ ऐसी सिचुएशन बनेगी कि नहीं बनेगी? हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। तो इधर अगर मैं देखूं, ये ट्रांसमिटेड लाइट है, इधर क्या है, ट्रांसमिशन है, ट्रांसमिटेड लाइट है। इधर क्या है, रिफ्लेक्टेड लाइट है ना बेटा? हम क्या देखेंगे, जो लाइट इधर ट्रांसमिट होके आई है, इसमें इस वाली रे में और इस वाली रे के बीच में कुछ पार्ट डिफरेंस है कि नहीं है? और यहां पे रिफ्लेक्टेड रे में भी यहां पर कुछ, दोनों, एक जो डायरेक्ट लौट आई और एक जो आगे से लौटी, इसके बीच में कुछ पार्ट डिफरेंस है, हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ सर। तो रिफ्लेक्टेड रे में ये डेल्टा एक्स कितना है, कोई मुझे बताएगा? एक तो यहीं से सीधे लौट आई और दूसरी लाइट नीचे जाकर ऐसे ऊपर आई, कितना एक्स्ट्रा चली है लाइट? 2T। 2T। लेकिन ये तो सोप फिल्म है ना, इसका तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी म्यू दे रखा है आपको, तो कितना ऑप्टिकल पाथ कितना एक्स्ट्रा आया, 2 म्यूटी आया कि नहीं आया? हाँ या ना? हाँ सर। आया? नहीं, थोड़ा गड़बड़ है। क्यों गड़बड़ है समझिए। आपको याद होगा जब हमने क्लास 11th में वेव्स पढ़ा था, तो उसमें हमने देखा था कि अगर लाइट या कोई भी वेव अगर रिजिड एंड से रिफ्लेक्ट होती है, अगर रिजिड एंड से रिफ्लेक्ट होती है तो पाई का फेज डिफरेंस आता है, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? हाँ सर। है ना, पाई का फेज डिफरेंस आ जाता है। रिजिड एंड का मतलब लाइट के केस में क्या होता है, अगर ध्यान दीजिएगा, रेयरर डेंसर इंटरफेस, मतलब लाइट एयर से ग्लास में जाते वक्त रिफ्लेक्ट हो गई, तो उस रिफ्लेक्शन में क्या होता है, एक पाथ डिफरेंस आता है, एक फेज डिफरेंस आता है, कितने का, पाई का। अब फेज डिफरेंस पाई का जो आया, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं, पाथ, फेज डिफरेंस पाई का आया तो दैट इज इक्विवेलेंट टू पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 का आया, क्योंकि हमें असली मतलब किस चीज से, फेज डिफरेंस है ना बेटा, हमें असली में किस चीज से मतलब है, फेज डिफरेंस से मतलब है ना? हमें असली में मतलब किस चीज से, फेज डिफरेंस से है। तो फेज डिफरेंस कितने का आ रहा है, एक्स्ट्रा फेज आ रहा है पाई का, तो इसलिए एक्स्ट्रा पाथ कितने का आ रहा है, लैम्डा बाय 2 का, ड्यू टू रिफ्लेक्शन। हाँ या ना? ड्यू टू रिफ्लेक्शन एक्स्ट्रा पाथ आ रहा है कितने का, लैम्डा बाय 2 का। समझ में आई बात? हाँ सर। नोट कर लेंगे इसको। व्हेन लाइट रिफ्लेक्ट्स at a rarer denser interface,
it suffers a phase difference of pi that is extra path या path difference of लैम्डा बाय 2। समझ में आई बात? तो अब बताओ यहाँ पे डेल्टा एक्स 2 म्यू टी है क्या? नहीं, 2 म्यू टी इसने चला, और यहाँ क्योंकि ये डेंसर रेयर इंटरफेस पे रिफ्लेक्ट हुआ है ऊपर से, यहीं से ये वाली लाइट रे जो है यहीं से जब रिफ्लेक्ट हुई तो रेयर डेंसर इंटरफेस पे रिफ्लेक्ट हुई है, इसलिए ये एक्स्ट्रा पाथ कितना ट्रेवल कर ली इफेक्टिवली सिर्फ रिफ्लेक्शन से? लैम्डा बाय 2 कर ली, हाँ या ना? हाँ बोल। सर। तो डेल्टा एक्स कितना हो गया? 2 म्यू टी माइनस लैम्डा बाय 2 हुआ कि नहीं हुआ? इसने चला 2 म्यू टी, उसने चला लैम्डा बाय 2, तो डिफरेंस कितना हुआ? 2 म्यू टी माइनस लैम्डा बाय 2, हाँ या ना? हाँ सर। और यहां पर जो ट्रांसमिटेड लाइट आई है इस जगह के इसमें डेल्टा एक्स कितना है बताइएगा कोई मुझे? एक तो सीधे आ गया, दूसरी लाइट रे यहां से जहां तक साथ में आई, इसके बाद लौटी फिर वापस आई, तो डेल्टा एक्स कितना आया? जल्दी बोलो। टाइम बहुत लगाते हो यार। भाई थोड़ा कॉन्फिडेंस रखोगे अपने ऊपर कि अंत तक ऐसे ही फुद्दू बने रहोगे? आपको पता आंसर दिख नहीं रहा इसका? ये लाइट सीधे निकल आई है, ये लाइट कितना एक्स्ट्रा चली है? ऊपर गई टी, नीचे गई टी, कितना एक्स्ट्रा चली? बेटा ऐसा कहीं होता है क्या यार कि आप इस तरीके से करोगे? मतलब बस आप बताओगे आंसर, मैं बता नहीं रहा, चाहे जितना टाइम लगे। हम बैठे रहेंगे यहाँ पे 8 बजे तक, बट मैं इसका आंसर नहीं दूंगा। मैं सच बता रहा हूँ, बैठा रहूँगा 8 बजे तक। मुझे नहीं मतलब आपके सिलेबस से, जब अगर आपको कुछ सीखना ही नहीं तो क्या मतलब है? आपको अगर ये दिख नहीं रहा है कि कितना एक्स्ट्रा चला है दूसरा रे, तो किसी कर्म के ही नहीं हो आप। आपको इंजीनियर डॉक्टर बनना ही नहीं चाहिए, जीवन दुनिया को बेड़ा गर्क कर दोगे आप लोग। बढ़िया है, आप लोग आंसर मत दीजिए, 8 बजे तक बैठिए फिर चले जाइए।
आप लोग अगर ऐसे बैठ सकते हो स्क्रीन के सामने तो मैं भी ऐसे ही बैठ सकता हूँ स्क्रीन के सामने, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 2 होगा ना। तो ऑब्वियसली इसमें इतना सोचने की जरूरत है, 20 मिनट लगेंगे आपको आंसर देने में। सर आप ऐसे पूछे तो लगा कि कुछ अलग है, तो हम लोग को कुछ अलग समझ नहीं है नहीं तभी आया। तो पूछ इस तरीके से बोल रहा हूँ कि जवाब तो दो यार, कोशिश तो करो। ऊपर गया टी, नीचे गया टी, कितना गया 2t चला, म्यू के अंदर चला तो कितना हो गया। और गलत आंसर देने पे आज तक मैं कभी गुस्सा आया हूं आप लोगों से? आंसर नहीं देने भले ही गुस्सा करता हूं। 2μt, यहां तो कोई रिफ्लेक्शन भी नहीं है रेयर डेंसर इंटरफेस पे। तो डेल्टा एक्स कितना हो गया, सिर्फ म्यूटी ऊपर म्यूटी नीचे, 2μt, कहानी खत्म। अब इससे क्या, इससे कलर कैसे आ गया सर, ये तो डेल्टा एक्स आया। तो देखिए, अगर आपका डेल्टा एक्स एन लैम्डा हुआ तो मतलब क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा कि नहीं होगा। मतलब जिस लैम्डा के लिए ये डेल्टा एक्स एन लैम्डा के बराबर हो जाएगा, उस लैम्डा पर, जिस लैम्डा के लिए ये डेल्टा एक्स एन लैम्डा के बराबर हो जाएगा, उस लैम्डा पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, मतलब वो वाला कलर आपको ब्राइट नजर आएगा। ठीक है, दिस इंप्लाइज वो आपको ब्राइट नजर आएगा जिस भी लैम्डा के लिए ऐसा हो जाता है। सनलाइट कैसी आई, व्हाइट लाइट आई। व्हाइट लाइट जब आपके सोप बबल के थ्रू पास हुई तो क्या हुआ कि कुछ वेवलेंथ्स के लिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया, इसलिए वो ब्राइट नजर आए वो कलर आपको। और जिन वेवलेंथ्स के लिए डेल्टा एक्स 2n -1 या +1 जो भी कर लो, 2n -1 λ/2 हो जाए, वहां पर क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा, इसलिए वो वाले कलर्स गायब हो जाएंगे। तो इसीलिए आपको अलग अलग कलर्स के अलग अलग जगह पे मैक्सिमा दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि सोप बबल अलग अलग जगह पे अलग अलग थिकनेस का होता है, प्लस सोप बबल का कर्व भी होता है। तो उस यहाँ तो मैंने सिर्फ नॉर्मल लाइट ली है ना, कुछ एंगल पे आएगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और सॉरी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी काउंट में आएगा, उसको देखते हैं थोड़ी देर में। पर अगर लाइट थोड़ी टेढ़ी आएगी तो पाथ डिफरेंस में वो जिस एंगल पे आ रही है उसका भी तो यूज होगा। अब सोप बबल क्या है, गोल है, उसमें अलग अलग पॉइंट पे जो लाइट इंसिडेंट हो रही है वो अलग अलग एंगल पे हो रही है, इसलिए अलग अलग पॉइंट पे से अलग अलग कलर का मैक्सिमम बनेगा, अलग अलग कलर का आपको ब्राइट नजर आएंगे, इसलिए आपको पूरा का पूरा सोप बबल कलरफुल नजर आता है। समझ में आई बात? हाँ एब्सेंट नहीं होगा एग्जैक्टली, बट डिम हो जाएगा कलर। इस केस में जो मैंने लिखा ना, कलर इज एब्सेंट, एग्जैक्टली एब्सेंट नहीं होगा, पर वो कलर थोड़ा सा डिम हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा वो कलर। क्योंकि एब्सेंट क्यों नहीं होगा, क्योंकि दोनों जो सीधे जो रिफ्लेक्ट होगी और जो आगे होके फिर जो आई है रिफ्लेक्ट होके, उन दोनों के बीच में इंटेंसिटी का फर्क है, इसलिए पूरा कैंसिल नहीं होगा, बट कलर काफी कम हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। और कंस्ट्रक्टिव वाले केस में कलर ऐड हो जाएगा, इसलिए कुछ कलर ब्राइट हो जाएंगे, कुछ कलर डल हो जाएंगे। हमको आपका सोप बबल जो है वो कलरफुल नजर आएगा। ठीक है, ये कॉपी कर लो। और बेटा अगर आपको मेरे सामने ये आंसर देने में आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि ये लाइट ऊपर गई टी, नीचे आई टी, तो एक्स्ट्रा चली 2 × μt, तो आपको क्या लगता है एग्जाम में आपको कॉन्फिडेंस कहां से आएगा? जहां पे आपके मार्क्स कट रहे होंगे गलत आंसर देने पे, वहां पे तो और कॉन्फिडेंस नहीं आएगा आपको। थोड़ा ध्यान रखो यार, ऐसे बेसिक चीजों में आप गड़बड़ाओगे। अपने ऊपर कुछ तो भरोसा रखो। कॉपी हुआ? एक मिनट सर।
सर ट्रांसमिटेड रे में माइनस लैम्डा बाई 2 इसलिए नहीं हुआ क्योंकि डेंसर से रेयरर गया ना। क्योंकि आपका रिफ्लेक्शन कहाँ हुआ है, डेंसर एरर पे, डेंसर एरर पे, रेयर डेंसर पे एक बार भी रिफ्लेक्शन नहीं हुआ। रिफ्रैक्शन में कोई डेल्टा एक्स नहीं आता, कोई डेल्टा फाई नहीं आता। रिफ्लेक्शन के केस में एक केस में डेल्टा फाई आता है, जब रिफ्लेक्शन रेयरर डेंसर इंटरफेस पे हो तब। ठीक है, ओके सर। कॉपीड। यस सर। आगे बढ़ रहे हैं। अगर यही इसी फिल्म पे अगर लाइट थोड़ा टेढ़ा गिरे तो क्या होगा, डेल्टा एक्स कैसे निकालेंगे वही देखेंगे। उसके आगे का तो पार्ट एकदम सिंपल सही है। लाइट अगर थोड़ी टेढ़ी आए, मान लीजिए ऐसे आ रही हो लाइट, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, तो इस आई से मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लाइट, कुछ लाइट तो यहां से सीधे रिफ्लेक्ट होकर चली गई इसी एंगल पर, कुछ लाइट रिफ्रैक्ट होके ऐसे आई, ये एंगल हो गया आर, ये थिकनेस कितना है, टी है। ये लाइट जो रिफ्रैक्ट होके वापस आई है, यहां से रिफ्लेक्ट होके वापस आई है, इस लाइट ने एक्स्ट्रा पाथ कितना ट्रेवल किया, ये थिकनेस टी है, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, क्या मैं बोल सकता हूं यहां पर डेल्टा एक्स जो है वो ये लेंथ प्लस ये लेंथ होगा। ये लेंथ प्लस ये लेंथ कितना है, ये हो जाएगा टी अपॉन कॉस आर, राइट। यस सो ये और ये कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, 2t अपॉन कॉस आर हो जाएगा। और यहां पर क्योंकि रिफ्लेक्शन हुआ है रेयरर डेंसर इंटरफेस पे, इसलिए हो जाएगा 2t अपॉन कॉस आर माइनस लैम्डा बाय 2, ये डेल्टा एक्स आया। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है इसमें। क्या है वो छोटी सी प्रॉब्लम, वो छोटी सी प्रॉब्लम ये है बेटा कि ये लाइट रे और ये लाइट रे क्या दोनों एक साथ तो एक जगह पहुंचे ही नहीं, तो इसमें हम लोग पार्ट डिफरेंस निकाल के क्या कर लेंगे, कोई फायदा है क्या इससे, बताओ। कोई फायदा नहीं। तो हम लोग इस तरीके से पार्ट डिफरेंस निकाल ही क्यों रहे हैं, हम इस तरीके से पार्ट डिफरेंस इसलिए निकाल रहे हैं बेटा क्योंकि ऐसा भी तो हुआ होगा ना कि कोई लाइट रे यहां से आई होगी, टक 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 ऐसे गई होगी, ट्र ट्र, और यहां से ऐसे निकल गई होगी, हाँ या ना। हाँ इसने भी तो ये लेंथ एक्स्ट्रा चली, कितना एक्स्ट्रा चला, ये भी इतना ही एक्स्ट्रा चला ना, तो इसमें और इसमें भी यही पार्ट डिफरेंस आएगा। इसलिए हम लोग ज़्यादा दिमाग नहीं लगा रहे हैं, आपको बोल रहे हैं यहाँ और यहाँ के बीच पार्ट डिफरेंस निकाल लो, कहानी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो कितना आएगा, डेल्टा एक्स 2t अपॉन कॉस आर माइनस लैम्डा बाय 2। आगे वाले में सिर्फ 2t अपॉन कॉस आर आएगा, जो ट्रांसमिट होगा उसमें माइनस लैम्डा बाय 2 नहीं आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? नहीं सर। नहीं सर। ओके, अब एक और केस बचता है जिसमें क्या करेंगे, बोलेंगे भैया ये हमारे पास एक थिन फिल्म है, थिकनेस है इसकी टी, ये थिन फिल्म मान लो आपके शायद ग्लास की बना दी, इस बार मैंने सोप बबल नहीं लिया, ग्लास का ले लिया, और हमने क्या किया, इस ग्लास के एक सरफेस को हमने सिल्वर कर दिया, तो अब कोई लाइट ट्रांसमिट होगी क्या इसके आर पार, कोई लाइट ट्रांसमिट होगी, नहीं सर। नहीं हो, क्या होगा सर, लाइट आएगी, सर लाइट आएगी, कुछ तो यहीं से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, कुछ आगे जाके ट्र 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 करके रिफ्लेक्ट होगी, है ना। तो इस केस में डेल्टा एक्स कितना होगा, कोई मुझे बताएगा। 2t अपॉन कॉस आर तो बढ़िया है, माइनस लैम्डा बाय 2, यही होगा ना, हाँ या ना। हाँ
हाँ सर। नहीं, ये नहीं होगा। यहां पर डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, ये जो लाइट आई है ये भी देखिए यहां पर रेयरर डेंसर इंटरफेस पे रिफ्लेक्ट हुई है ना, तो यहां पर भी एक पार्ट डिफरेंस आ जाएगा लैम्डा बाय 2। तो इसलिए डेल्टा एक्स इस बार हो जाएगा 2t अपॉन कॉस आर प्लस लैम्डा बाय 2 माइनस इसका लैम्डा बाय 2, दैट इज सिंपली 2t अपॉन कॉस आर। समझ में आई बात? नहीं सर। नहीं समझ में आया? देखो, जो दो रेज के बीच में हम लोग इंटरफेरेंस देख रहे हैं, ये वाली रे और ये वाली रे, ये दोनों दो बार दोनों रिफ्लेक्ट हुई है, एक बार रेयर डेंसर इंटरफेस पे। यहां पर भी लाइट आई, एयर से ग्लास पे रिफ्लेक्ट हो गई, यहां पे ग्लास से आई, यहां पे और सिल्वर से रिफ्लेक्ट हो गई, तो और ज्यादा डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट हो गई। समझ में आई बात? तो बेसिकली दो बार दोनों में ये जो रिफ्लेक्शन वाला जो डेल्टा एक्स था ना, रिफ्लेक्शन की वजह से जो एक्स्ट्रा पाथ था लैम्डा बाय 2, वो दोनों में आया। इसने एक्स्ट्रा पाथ कितना चला, 2 म्यू टी प्लस लैम्डा बाय 2 प्लस 2 म्यू टी, सॉरी म्यू टी अपॉन कॉस आर, टी म्यू लगाना भूल ही गया मैं यहाँ पे, सॉरी, म्यू टी अपॉन कॉस आर प्लस लैम्डा बाय 2 प्लस म्यू टी अपॉन कॉस आर, तो कितना हो गया 2 म्यू टी अपॉन कॉस आर प्लस लैम्डा बाय 2, इसने चला है एक्स्ट्रा, और इसने सिर्फ एक रिफ्लेक्शन किया है, इसलिए इसने कितना चला एक्स्ट्रा, सिर्फ लैम्डा बाय 2। तो दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो लैम्डा बाय 2 कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा एक्स आएगा 2 म्यू टी अपॉन कॉस आर। समझ में आई बात? हाँ बेटा सर। क्योंकि दोनों रे रिफ्लेक्ट हुई हैं, इसलिए दोनों रे में एक्स्ट्रा लैम्डा बाय 2 आया है, इसलिए जब डिफरेंस निकालोगे तो लैम्डा बाय 2 सबट्रैक्ट हो जाएगा, और कुछ नहीं, कैंसिल हो जाएगा, और कुछ नहीं। ठीक है? अच्छा, पिछले हाँ वाले सर। केस में म्यू लगाना भूल गया था, यहाँ पे उसको सही कर लो आप लोग भी। ठीक है बेटा? कोई दिक्कत? चलो, ये हो गया, तो अब बढ़ते हैं आगे शेप ऑफ फ्रिंजेस पे। शेप ऑफ फ्रिंजेस पढ़ाया था क्या मैंने? नहीं पढ़ाया था ना? वो जो फ्रिंज बन रहे थे ना, ऑल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट फ्रिंज, उनका शेप कैसा होगा ये देखेंगे। तो देखिए, पहले केस हम लोग एक देख चुके हैं जिसमें डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था। ये जो डबल स्लिट है, इसके केस में जो स्क्रीन आगे बनती है, उस स्क्रीन पे शेप कैसा बनता है? ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, इस तरीके से शेप बनता है। डार्क, ब्राइट, डार्क, और सारे फ्रिंजेस की थिकनेस क्या है? सेम रहती है। समझ में आ रही बात? समझ में आया कि नहीं आया? डबल हाँ स्लिट में सर। तो ये तो हम लोग हाँ पढ़ चुके हैं। हाँ सर। इसके बाद आता है डबल होल। ठीक है? अगर डबल होल एक्सपेरिमेंट हो जाए, यंग्स डबल होल एक्सपेरिमेंट, डबल होल एक्सपेरिमेंट में क्या होगा बेटा, हमने यहां पर बस दो पतले पतले होल कर दिए हैं, पिन होल कर दिए हैं। ये आपका S1 हो गया सोर्स 1, ये हो गया सोर्स 2, और यहां पे आपने जो स्क्रीन रखी थी उसको मैं उसका नॉर्मल भी बना दे रहा हूं। स्क्रीन पे आप क्या देखोगे? आप देखोगे
कोई भी फ्रिंज जो होगा, कोई भी मैक्सिमा जो होगा, उसमें S1P माइनस S2P इज इक्वल टू सम कांस्टेंट ही होगा ना। कोई भी मैक्सिमा ले लो या कोई भी मिनिमा ले लो, हाँ या ना। मान लो आपसे बोला गया फोर्थ मैक्सिमा, तो क्या बोलोगे? S1P माइनस S2P इज इक्वल टू 4 लैम्डा। नाउ 4 लैम्डा इज ए कांस्टेंट, तो S1P माइनस S2P इज अ कांस्टेंट। तो फ्रिंज क्या होगा? फ्रिंज विल बी ए पाथ ऑफ पॉइंट P सच दैट S1P माइनस S2P इज अ कांस्टेंट। दो पॉइंट से डिस्टेंस का डिफरेंस कांस्टेंट हो तो ऐसा कौन सा पाथ होता है? बताएगा कोई मुझे? क्या सर? Find the locus of a point such that the difference of distance of this point from two fixed point is constant. हाइपरबोला। क्या होता है ये? हाइपरबोला। हाइपरबोला होता है। डिस्टेंस, अगर उस डिस्टेंस का सम कांस्टेंट हो तो क्या बनता है? एलिप्स बनता है। डिफरेंस कांस्टेंट तो क्या बनता है? हाइपरबोला बनता है ना। हाँ सर। तो हाँ सर। हाइपरबोलिक स्क्रीन पे आपका जो फ्रिंज बनेगा वो थोड़ा हाइपरबोलिक शेप का बनेगा। ब्राइट, डार्क, डार्क, ब्राइट, डार्क, डार्क। उसमें भी आप क्या देखोगे? एज यू मूव अवे फ्रॉम द सेंटर, एज वी मूव अवे फ्रॉम द स्क्रीन सेंटर, फ्रिंज विड्थ इंक्रीजेस। जैसे जैसे आप स्क्रीन सेंटर से दूर जाते जाओगे, फ्रिंज विड्थ क्या होगी? इंक्रीज होती जाएगी। और ऐसा होना बहुत ऑब्वियस चीज़ है। क्यों? क्योंकि आप सोचिए, जब आप इन्फिनिटी पे पहुंचोगे उस वक्त पार्ट डिफरेंस तो फाइनाइट ही होगा ना, सिर्फ S1 S2 के बराबर ही होगा। मतलब आपको कुछ फिक्स्ड नंबर ऑफ फ्रिंजेस में इन्फिनिटी तक पहुंचना है। तो इसका एक ही उपाय है, जैसे जैसे आप स्क्रीन सेंटर से दूर जाओ वैसे वैसे फ्रिंज विड्थ बढ़ता जाए, उसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। समझ में आई बात? हाँ सर। नेक्स्ट, मेरे पास दो सोर्सेज हैं, S1 और S2, और स्क्रीन इधर है। तो आपको क्या लगता है फ्रिंज का शेप कैसा होगा? अभी तक स्क्रीन इधर थी, अब स्क्रीन इधर है। समझ में आया? क्या मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैं यहां पर एक सर्कल में घूम जाऊंगा तो एक कोन बनेगा यहां पे, और इस पूरे कोन में S1P माइनस S2P मस्ट बी कांस्टेंट, है ना? हाँ सर। हाँ सर। तो इसमें क्या हो जाएगा? फ्रिंज का शेप क्या हो जाएगा? सर्कुलर, है ना? कोन का बेस बनेगा ना एक। और दूसरी चीज सबसे पहले तो फ्रिंज सर्कुलर बना। दूसरी चीज क्या हुई? दूसरी चीज हुई कि इसमें भी जैसे जैसे एज वी मूव अवे फ्रॉम सेंटर, फ्रिंज विड्थ इंक्रीज होगी। क्यों? वही वाली बात है कि टोटल तो फ्रिंजेस फाइनाइट ही बन सकती हैं, और वो अगर आप दूर जाते जाओगे तो इन्फिनिटी तक पहुंच जाओगे। तो जब तक कि दूर जाते जाते फ्रिंज विड्थ इंक्रीज ना हो तब तक आप इन्फिनिटी तक पहुंच ही नहीं पाओगे फाइनाइट नंबर ऑफ फ्रिंजेस में। ठीक है? तो जैसे जैसे आप दूर जाओगे फ्रिंज की विड्थ इंक्रीज होती जाएगी। समझ में आई बात? हाँ या ना? चाहे आप स्क्रीन सेंटर से दूर जाइए किसी भी केस में, चाहे डबल स्लिट में जाइए, चाहे डबल होल में चाहिए, चाहे इस केस में चाहिए, हर केस में, हर एक केस में फ्रिंज की विड्थ सेंटर से दूर जाने पे इंक्रीज ही होती है, डिक्रीज नहीं होती। समझ में आई बात?
हाँ सर। ओके, तो अब फ्रिंज का शेप भी हो गया। और कोई टॉपिक मैंने लिखवाया था जो बच गया है? ऑल्टरनेट एक्सपेरिमेंट्स टू YDSE। YDSE की जगह कोई और भी एक्सपेरिमेंट हो सकता है क्या? तो देखिए, मैंने आपको कहा था कि यंग ने सबसे बड़ी चीज जो अचीव की थी क्या थी? दो, हम लोग कमरे में भी दो बल्ब तो जलाते ही हैं, है ना? हम लोग अपने रूम में भी तो 2 बल्ब जला ही लेते हैं, जलाते हैं कि नहीं जलाते हैं? तो उससे इंटरफेरेंस तो नजर नहीं आता। क्यों नजर नहीं आता? क्योंकि उन दोनों सोर्स से जो लाइट आ रही है, वो दोनों कोहेरेंट नहीं है ना? हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। हाँ कोहेरेंट क्या होता था, कोई बताएगा मुझे फटाफट? दो सोर्सेस कोहेरेंट तब कहलाते हैं अगर उन दोनों सोर्सेस से निकलने वाली लाइट के बीच में इनिशियल फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहे। ठीक है, अगर इनिशियल फेज डिफरेंस कांस्टेंट है तो हम कहते हैं कि दोनों सोर्सेस कोहेरेंट हैं। तो यहां पर आपके दोनों सोर्सेस कोहेरेंट बनाए, ये यंग का सबसे बड़ा अचीवमेंट था। 2 कोहेरेंट सोर्सेस बनाना ये यंग का अचीवमेंट था, है ना? तो इसी बात को लोगों ने बोला कोहेरेंट बनाने के, 2 कोहेरेंट सोर्सेस बनाने के और भी तरीके हैं, लेकिन सबका एक कॉमन चीज करनी पड़ेगी सब में। क्या? कि आप एक ही सोर्स के वेवफ्रंट के 2 टुकड़े करोगे। एक ही सोर्स के वेवफ्रंट के 2 टुकड़े करोगे तभी आपका कोहेरेंट सोर्स बन सकता है, नहीं तो नहीं बन सकता। वैसे अगर आप सही मायने में अपना फ्रिंज पैटर्न देखना चाहते हो तो आपको क्या क्या चाहिए? कोहेरेंट तो चाहिए ही चाहिए, साथ में एक और चीज चाहिए, मोनोक्रोमेटिक। क्योंकि अगर व्हाइट लाइट होगी तो क्या होगा, कहीं पर ग्रीन का मैक्सिमम बनेगा, वहीं पर आपके ब्लू का मिनिमम बन जाएगा, वहीं पे आपका रेड का कुछ और बन जाएगा। तो एक ही पॉइंट पे अलग अलग कलर्स का मैक्सिमम, अलग अलग कलर का मिनिमम बनेगा, तो आपको उतना साफ साफ फ्रिंज पैटर्न नजर नहीं आएगा। इसलिए हम लोग अगर सही मायने में फ्रिंजेस को देखना चाहते हैं तो हमें वेव्स कैसे यूज करनी पड़ती है? मोनोक्रोमेटिक, मतलब एक ही वेवलेंथ का सोर्स यूज करना होता है। ऐसा सोर्स यूज करना होता है जो एक ही कलर की लाइट फेंके, जैसे कि सोडियम लैंप। ठीक है, तो मोनोक्रोमेटिक सोर्स से ही आप इंटरफेरेंस देख सकते हो। तो मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? कोहेरेंट। हम्म, कोहेरेंट। मोनोक्रोमेटिक और कोहेरेंट सर। क्या बोला था मैंने? मोनोक्रोमेटिक, कोहेरेंट, और एक और क्या होगा? ये 2 जरूरी है। दो ठीक है, ही। तो ये 2 प्रॉपर्टीज मिनिमम जरूरी है, मोनोक्रोमेटिक और कोहेरेंट। पहले कोहेरेंट, बाद में मोनोक्रोमेटिक। अब हमें बस मोनोक्रोमेटिक सोर्सेज बनाने हैं, एक सोर्स के वेवफ्रंट के 2 टुकड़े करने हैं। इसके लिए सबसे पहले आए, उठ के खड़े हुए फ्रेस्नेल अंकल। उन्होंने बोला मैं एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूं, फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट। फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट। उन्होंने क्या किया, 2 प्रिज्म लिए, पतले वाले थिन प्रिज्म लिए, उनको ऐसे उल्टा चिपका दिया। दोनों आइडेंटिकल प्रिज्म है। ठीक है, मान लो। ठीक है, चलो, ये 2 आइडेंटिकल प्रिज्म है। उन्होंने कहा कि मैंने अपने सोर्स को रखा यहां पर, तो क्या होगा, इस सोर्स से लाइट ऊपर वाले प्रिज्म में भी जाएगी, नीचे वाले प्रिज्म में भी जाएगी। दोनों का प्रिज्म एंगल ए है, म्यू है,
ए है और म्यू है, वो a1 a2 और म्यू1 म्यू2 भी कर सकते हैं, लेकिन ए और म्यू करके ही हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इसे, ठीक है। आगे हमने यहां पर रख दिया स्क्रीन। तो फ्रेजल अंकल ने कहा कि जब लाइट ऊपर वाले प्रिज्म से आएगी तो इट विल बेंड। कुछ इस तरीके से बेंड हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी? होगी ना? हाँ सर। जितनी भी लाइट इस ऊपर वाले प्रिज्म पे आएगी सबकी सब सेम एंगल से प्रिज्म से बेंड होगी। कितने एंगल से बेंड होगी? ये डेविएशन डेल्टा कितना होता है? a इंटू म्यू माइनस 1, याद है? तो इस वजह से हम देखेंगे कि सारी की सारी लाइट रेज जो रिफ्लेक्शन के पहले इस s पे इंटरसेक्ट कर रही थी, वो सारी लाइट रेज इससे थोड़ा ऊपर इंटरसेक्ट करेंगी। है ना? कहाँ इंटरसेक्ट करेगी? यहां पर, ठीक है। ये हो जाएगा आपका सोर्स S1। सिमिलरली यहां पे बन जाएगा सोर्स S2 नीचे वाले से, है ना? हाँ या ना? और ये सोर्स S1 भी क्योंकि S से बना है और S2 भी क्योंकि S से बना है, इसलिए ये दोनों सोर्सेस की लाइट जो है आपस में जाके यहां पर स्क्रीन पर इंटरफेयर करेगी। समझ में आया कि नहीं आया? जो लाइट हाँ सर। रिफ्रैक्शन के बाद यहां जा रही हो तो इफेक्टिवली S1 से आ रही है। सिमिलरली जो लाइट रिफ्रैक्शन का इधर से आएगी वो इफेक्टिवली S2 से आएगी। तो ये दोनों लाइट्स इंटरफेयर कर सकती है, पर एक प्रॉब्लम है। इंटरफेयर तो तब करेगी ना जब दोनों जगह, दोनों सोर्सेस से सेम जगह पहुंचे लाइट, हाँ या ना? तो कहां तक लाइट पहुंचेगी इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि एक लाइट ऐसी होगी जो इस लाइन से जस्ट ऊपर आएगी और ऐसे डेविएट होके चली जाएगी। दो बार रिफ्लेक्ट होकर डेविएट होगी, बट ऐसे डेविएट होके चली जाएगी, है ना? ये एंगल कितना बनेगा? डेल्टा। एक लाइट ऐसी होगी जो नीचे वाले प्रिज्म से आएगी जस्ट 0 डिग्री एंगल पर ही और डेविएट होके ऐसे करके चली जाएगी। ये एंगल भी कितना बनेगा? डेल्टा। बाकी जो लाइट इधर आई है वो तो यहां आएगी जब ये लाइट यहां जा रही है। तो दिस इज द कॉमन रीजन जहां पर ब्लू लाइट भी पहुंच, मतलब नीचे वाली ब्लू लाइट नहीं, दोनों का लाइट का कलर सेम ही है क्योंकि मोनोक्रोमेटिक सोर्स है, बट ये वो रीजन है जहां पर नीचे वाले प्रिज्म से भी लाइट पहुंची और ऊपर वाले प्रिज्म से भी लाइट पहुंची। हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ सर। तो ये है आपका स्क्रीन। इफेक्टिवली इतना ही स्क्रीन है आपके पास। स्क्रीन साइज कितना हो जाएगा, कोई मुझे बताएगा? अगर ये डिस्टेंस, अब ध्यान दीजिए, आपको इसमें दो डिस्टेंस चाहिए होंगे, D1 और ये D2। तो स्क्रीन साइज कितना होगा, कोई बताएगा मुझे? क्या मैं इसको 2 डेल्टा D2 बोल सकता हूं, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ या ना? क्योंकि डेल्टा बहुत छोटा है, ए छोटा है तो डेल्टा तो और भी छोटा है ना। तो 2 डेल्टा D2 ये आपका स्क्रीन साइज है। और आपका फ्रिंज विड्थ कितना होगा बेटा? ये क्या होता है? लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, तो लैम्डा D1 प्लस D2 अपॉन स्मॉल d। अब स्मॉल d क्या है? यही है ना स्मॉल d। हाँ सर। तो क्या मैं स्मॉल d को बोल सकता हूं कि स्मॉल d कहां से आ रहा है? बेसिकली आप देखेंगे तो यही ना लाइट यहां जा रही है, ये एंगल डेल्टा ही तो है। तो स्मॉल d को क्या मैं बोल सकता हूं? दिस इज इक्वल टू 2d1 डेल्टा। ये कितना है? ये D1 है,
और ये एंगल डेल्टा है तो कितना हो गया D1 डेल्टा, ये हो गया D2 डेल्टा। टोटल कितना हो गया? ये भी D1 स्मॉल डेल्टा, ये भी d1 होगा ना, हाँ स्मॉल d1 ना। ये हो गया D1 डेल्टा, ये भी हो गया D1 डेल्टा। टोटल कितना हो गया 2D1 डेल्टा। हाँ या ना? ब्लू लाइट देखो तो ब्लू लाइट भी तो डेल्टा एंगल पे ही आ रही ना आई। हाँ सर। तो स्मॉल डी कितना हो गया 2D1 डेल्टा। तो इससे आपको बीटा निकल जाएगा, ये आपका स्क्रीन साइज आ गया। तो आप ऑब्वियसली इन दोनों का यूज करके नंबर ऑफ फ्रिंजेस भी निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? निकाल लोगे? निकाल लोगे ना भाई? हाँ सर। ठीक है, तो अब ये आपका फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट हुआ। अब मैं थोड़ा सा एक छोटा सा चीज आपसे पूछता हूं। अजम्पशन है मेरा सेंट्रल फ्रिंज coincides with screen center. Now if screen size is equal to 10 beta, then number of bright and dark fringes are. बताइए। अच्छा, अगर आपसे कभी बोला जाए नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस तो आपको क्या बताना होता है मालूम है? आपको बताना होता है नंबर ऑफ मैक्सिमा। कभी आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ डार्क फ्रिंजेस, आपको क्या बताना होता है? नंबर ऑफ मिनिमा। समझ में आई बात? मैक्सिमा है मतलब डार्क फ्रिंज, सॉरी ब्राइट फ्रिंज है, मिनिमा है तो मतलब डार्क फ्रिंज है, कहानी खत्म। पूरा फ्रिंज है कि नहीं उससे मतलब नहीं है। अगर मैक्सिमा मिल गया तो ब्राइट फ्रिंज मिल गया, मैक्सिमा नहीं मिला तो ब्राइट फ्रिंज नहीं मिला। ठीक है? हाँ सर। हुआ? देखिए 11,10 ये स्क्रीन सेंटर है, टोटल लेंथ है 10 बीटा, तो इधर कहाँ है 5 बीटा, ये कितना है 5 बीटा है ना। ये आपका स्क्रीन सेंटर है। तो आपको ब्राइट फ्रिंज कहाँ कहाँ मिलेगा? स्क्रीन सेंटर में मिलेगा, बीटा में मिलेगा, 2 बीटा में मिलेगा, 3 बीटा में मिलेगा, 4 बीटा में मिलेगा और 5 बीटा में मिलेगा। तो ऊपर कितने 5 हैं, सिमिलरली नीचे भी 5 होंगे, बीच में एक और 11 होगा। तो ब्राइट कितने हो गए भाई? 11 हुए। और डार्क कितने होंगे? 1 2 3 4 5 ऊपर 5 नीचे 10 हुए। समझ में आई बात? सीधे सीधे ये नहीं करेगा कि नंबर ऑफ फ्रिंजेस इज इक्वल टू स्क्रीन साइज अपॉन बीटा, ये गलत है। समझ में आई बात? हाँ, ये रफली मतलब इसमें आंसर इससे सिर्फ एक का ही वेरी करेगा, उससे ज्यादा का वेरिएशन नहीं आएगा। सिर्फ एक का ही वेरिएशन आएगा, उससे ज्यादा का वेरिएशन नहीं आएगा। ठीक है? हाँ, एक एक्सेप्शनल केस में ज्यादा वेरी कर सकता है। अगर y अगर कैपिटल D के कंपेरेबल हो गया तब ज्यादा वेरिएशन हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता? वो तो देखा था ना अपन लोगों ने, याद नहीं है? हाँ भूल सर। गए? भूल गए ना? सर रिपीट कर दीजिएगा सर, वाईफाई बंद हो गया था।
वो वाला क्वेश्चन नहीं कराया था एक, जिसमें 5000th मैक्सिमा निकालना था? हाँ सर। हाँ सर। याद आया है? पिछली क्लास में कराया था। 5000वां मैक्सिमा कहाँ होगा बताओ? वो जो 5000th मैक्सिमा था ना बेटा, वहां पर हमने क्या देखा था कि आप फ्रिंज विड्थ को लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, याद है? क्योंकि वहां ऊपर ऊपर जाते जाते फ्रिंज विड्थ इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि उस वक्त आपका वाई जो है वो कैपिटल डी के कंपेरेबल हो गया। अब क्योंकि वहां पे बीटा इंक्रीज कर गया, इसलिए आप ये फॉर्मूला तो बिल्कुल नहीं लगा सकते ना, एन इज इक्वल टू स्क्रीन साइज अपॉन बीटा। हाँ या ना? वहां पे कैसे करोगे? एक्सट्रीम पोजीशन पे कौन सा मैक्सिमम है कौन सा मिनिमम है, एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या पार्ट डिफरेंस है वो निकालोगे दोनों पे, और उसके हिसाब से बताओगे कि इतनी फ्रिंजेस बनेंगी। समझ में आई बात? समझ में आया कि नहीं? हाँ सर। ओके, सो एक वेरिएशन हो गया अपना, क्या था? फ्रेस्नेल बायप्रिज्म एक्सपेरिमेंट। अब इसके बाद किसी ने क्या किया? अच्छा, एक सोर्स के दो सोर्स करने हैं, किसी ने एक आधा लेंस ऊपर रख दिया, आधा लेंस नीचे रख दिया। ध्यान दीजिएगा, उसने क्या किया, किसी बंदे ने क्या किया, मेरे को उसका नाम भी याद नहीं, उसने आधा लेंस ऊपर रख दिया, आधा लेंस यहां रख दिया, बीच में थोड़ा सा डार्क मटेरियल भर दिया। तो ऊपर वाले लेंस का ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, नीचे वाले लेंस का ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। हुआ कि नहीं हुआ? है ना? लेंस को काटने से प्रिंसिपल एक्सिस चेंज होता है क्या? नहीं सर। नहीं होता है। फिर उसने बोला अगर मैं सोर्स को रख देता हूं यहां पर, ये डिस्टेंस अगर x है, तो क्या मैं बोल सकता हूं u इज इक्वल टू माइनस एक्स। फोकल लेंथ f है दोनों का, मतलब एक ही लेंस के दो टुकड़े करके अलग अलग किया है। फोकल लेंथ इज इक्वल टू प्लस एफ करके मैं v निकाल सकता हूं, मैं m निकाल सकता हूं। निकाल सकता हूं कि नहीं निकाल सकता? निकाल सकता हूं ना? हाँ सर। ये डिस्टेंस को मैंने बोल दिया d1, इस डिस्टेंस को बोल दिया d2। तो इस सोर्स की इमेज ये ऊपर वाला लेंस L1 कहां बनाएगा और नीचे वाला लेंस L2 कहां बनाएगा, ये देखते हैं एक बार। दोनों का v तो सेम है, पर ऊपर वाला लेंस इसकी इमेज बनाएगा यहां पर, और नीचे वाला लेंस इमेज बनाएगा कहां पे बताइए तो? यहां पे बनाएगा। दोनों का v सेम है, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के अलावा दोनों की डिस्टेंस सेम है, पर दोनों का पोजीशन S1 और S2 अलग अलग आया कि नहीं आया? आया ना? हाँ सर। हाँ सर। है ना? तो क्या इस डिस्टेंस को मैं माइनस m d1 कह सकता हूं? माइनस क्यों? क्योंकि इन्वर्टेड है, m अपने आप नेगेटिव होगा, राइट? तो इसलिए इसको अगर मैं सिर्फ इस डिस्टेंस को निकालना चाहूं तो क्या हो जाएगा? माइनस m d1 लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि m d1 तो नेगेटिव हो जाएगा, m नेगेटिव है। हाँ या ना? हाँ सर। ये कितना हो जाएगा? माइनस m d2, और ये कितना है? d1 प्लस d2, जिसको मैं बोल रहा हूं d, सॉरी d1 प्लस d2 बोल दे रहा हूं। तो मेरा इफेक्टिव स्मॉल d जो S1 और S2 के बीच का डिस्टेंस है वो कितना हो गया? क्या वो d1 प्लस d2 माइनस m टाइम्स d1 प्लस d2 हो गया? हाँ या ना? और यहां पे मैंने रख दिया अपना स्क्रीन। ये डिस्टेंस था मेरा कैपिटल D2, ये डिस्टेंस था कैपिटल D1 जो कि x के बराबर था। तो मेरा कैपिटल D कितना हो गया? क्या मैं कैपिटल D को D2 माइनस V कह सकता हूं? S1 S2 का स्क्रीन से डिस्टेंस, हाँ या ना?
कह सकता हूं कि नहीं? समझ में आया कि नहीं आया? कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या चल रहा है यहाँ पे? L1 ने इस सोर्स की इमेज S1 बनाई, L2 ने सोर्स की इमेज S2 बनाई। अब ये S1 और S2 से निकलने वाली लाइट यहाँ जाके इंटरफेयर करेगी। समझ में आया? तो S1 और S2 के बीच का जो डिस्टेंस है इसको अपन स्मॉल डी कहेंगे। ये स्मॉल डी कैसे आया? D1 प्लस D2 तो था ही था, प्लस मैग्निफिकेशन हो गया, ये डिस्टेंस माइनस एम डी वन, ये डिस्टेंस माइनस एम डी टू, तो हो जाएगा कुल मिला के D1 प्लस D2 इंटू वन माइनस एम। एम नेगेटिव है इसलिए ये ओवरऑल पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, स्मॉल डी आ गया। और ये आपका कैपिटल डी है बेसिकली, स्क्रीन से इस सोर्सेस का डिस्टेंस कैपिटल डी। कैपिटल डी कितना हो गया? D2 माइनस वी। ठीक है, तो अब आप यहां पे आराम से फ्रिंज विड्थ निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? हाँ सर। हाँ ठीक है, अब सवाल ये उठता है सर इंटरफेरेंस तो तब होगा ना जब एक ही पॉइंट पे दोनों सोर्स से लाइट पहुंचेगी। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल सही सवाल है। एक्चुअली यहां इस सोर्स S1 से लाइट कहां तक जाएगी? नीचे से ऐसे और ऊपर से ऐसे, इस रेंज में पाई जाएगी। सोर्स S2 से ऊपर से ऐसे और नीचे से ऐसे ऐसे पाई जाएगी। हाँ या ना? हाँ या ना बेटा? हाँ सर। तो ये कॉमन रीजन आ गया। ये अगर गलती से कभी इसमें इस तरीके के क्वेश्चन में, डबल लेंस वाले क्वेश्चन में गलती से कभी कोई पूछ ले कि बताओ नंबर ऑफ फ्रिंजेस कितने बनेंगे, उसके लिए आपको ये स्क्रीन साइज की जरूरत पड़ेगी, क्वेश्चन छोड़ देना। क्यों? बहुत ज्योमेट्री लगानी पड़ती है, बहुत कैलकुलेशन करनी पड़ती है, बहुत टाइम लगता है, उतने टाइम में पूरा पेपर बन जाता है बाकी का। ठीक है, मेरे को ये आता था अपने टाइम पे, पर मैं सोच के गया था गलती से एग्जाम में अगर इसके जैसा क्वेश्चन आ गया मैं छोड़ के आऊंगा। ठीक है, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता एग्जाम में कि मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बैठूं। लेकिन कॉन्सेप्ट समझ में आया ना आपको? हाँ, स्मॉल डी निकालना आसान है। स्मॉल डी निकाल के आप आसानी से फ्रिंज विड्थ निकाल सकते हो। कैपिटल डी पता है, स्मॉल डी पता है, बीटा इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। बीटा निकाल सकते हो आप आसानी से, बीटा इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। ये आप तुरंत निकाल सकते हो। इससे ज्यादा अगर इसमें जरूरत पड़ी निकालने की तो छोड़ देना। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं। अब किसी ने बोला कि यार क्या कर रहे हो आप लोग? कोई कहता है स्लिट काटो, कोई कहता है होल बनाओ, कोई कहता है दो प्रिज्म लाओ, कोई कहता है एक लेंस के दो टुकड़े करो, उन दोनों के बीच में कोई थोड़ा डिफरेंस बनाओ और बीच में कुछ भर दो। ये सब क्या कर रहे हो? आपको बस दो सोर्स चाहिए ना। तो मेरे पास एक सोल्यूशन है इसका, बहुत जल्दी, बहुत फास्ट। बोले क्या है भाई तेरे पास सोल्यूशन? ये देखो, ये आपका सोर्स S1 है, ये आपका बेसिकली स्लिट है। एक काम करो, इसके आगे एक मिरर रख दो, तो ये S1 की इमेज यहां बन जाएगी S2, और हम देखेंगे S2 से लाइट कैसे जा रही है। है ना? और S1 से तो हर जगह जा ही रही लाइट। बेसिकली ये लाइट S2 से नहीं आ रही, लाइट कहां से आ रही है? ऐसे करके आती है, ऐसे करके आती है। ठीक है, अब अगर आप सामने यहां पर स्क्रीन रख दो, तो S1 से तो हर जगह लाइट जा रही है, तो ये बेसिकली आपका पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? स्क्रीन बन जाएगा, जहां तक ये लाइट पहुंचेगी वहां तक, है ना? और यहां पे आपको इंटरफेरेंस देखने को मिल जाएगा। समझ में आई बात? इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप को क्या कहते हैं? लॉयड्स मिरर। ठीक है बेटा, समझ में आया कि नहीं?
बस इसमें मुझे बताइए, ये मेरा स्क्रीन सेंटर है, स्क्रीन सेंटर पे बेसिकली स्क्रीन नहीं है। यहां से y डिस्टेंस पर मेरा डेल्टा x कितना है, क्या होता है, डी साइन थीटा होता है, मतलब डी वाई बाय कैपिटल डी होता है ना, यही होता है ना डी साइन डेल्टा x, हाँ या ना? क्या होता है डेल्टा x? डेल्टा x होता है, अगर ये पॉइंट को p बोल दूंगा तो s2p माइनस s1p दैट इज इक्वल टू d साइन थीटा दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू d tan थीटा दैट इज इक्वल टू d y बाय कैपिटल D। भूल गए? क्या याद है ना? अब देखो ये डेल्टा x है, लेकिन इस केस में ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि डेल्टा x आपका आएगा इस केस में डेल्टा x इज इक्वल टू डी s2p प्लस लैम्डा बाय 2 माइनस s1p दैट इज इक्वल टू dy बाय कैपिटल D प्लस लैम्डा बाय 2। ये समझ में आ रहा है? प्लस लैम्डा बाय 2 कहां से आ रहा है? क्योंकि जो भी लाइट इस S1 से सॉरी S2 से P तक आते हुए लग रही है वो बेसिकली S2 से नहीं आ रही है, वो आ रही है S1 से। और ये लेंथ बराबर होने के वजह से आप डायरेक्टली S2p माइनस S1p कर दे रहे हो, पर यहां पर एक रिफ्लेक्शन हुआ है रेयर डेंसर इंटरफेस पे, जिसका वजह से जो एक्स्ट्रा लैम्डा बाय 2 आया आप उसको भूल गए हो, वो लैम्डा बाय 2 मैंने यहां लगाया है। समझ में आई बात? रिफ्लेक्शन की वजह से आया लैम्डा बाय 2। ध्यान रहेगा कि गड़बड़ करोगे? समझ नहीं आया। समझ नहीं आया? जब भी कोई लाइट रेयर डेंसर इंटरफेस पे रिफ्लेक्ट करती है तो क्या लैम्डा बाय 2 का एक्स्ट्रा पाथ आता है कि नहीं आता? हाँ बेसिकली मैं यहां लिख रहा हूं डेल्टा एक्स इज इक्वल टू S2p माइनस S1p, आप लिख रहे थे S2p माइनस S1p। एक्चुअली सच में थोड़ा ना S2 से लाइट आ रही है, लाइट तो S1 से ही आ रही है। एक्चुअली में S2p क्या है? S1m प्लस MP, राइट? हाँ लेकिन इस जब लाइट S1MP रास्ते से आई तो यहां पर एक रिफ्लेक्शन हुआ रेयर डेंसर इंटरफेस पे, तो एक लैम्डा बाय 2 एक्स्ट्रा नहीं आएगा? समझ गए। तो बेसिकली ये लेंथ कितना हो जाएगा? S1m प्लस लैम्डा बाय 2 प्लस MP। नाउ S1m प्लस MP कैन बी रिटन एज S2p, सो S2p प्लस लैम्डा बाय 2। समझ में आया? हाँ तो अब मैंने इसके वेरिएशंस भी आपको करा दिए हैं, क्वेश्चन ही मैंने आपको ऑलमोस्ट सारे ही करा दिए हैं, इसका मतलब सारे वेरिएशन ऑलमोस्ट कवर कर दिए मैंने। अब आप लोग इसकी एक्सरसाइज सॉल्व कर लीजिएगा। आपके पास मॉड्यूल तो है नहीं कि मिल गया आपको? मतलब एक्सरसाइज मिला कि नहीं मिला आपको? नहीं सर। नहीं मिला अच्छा ना? ठीक है। काम करो, ये जो वेव ऑप्टिक्स का आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ है दैट इज इंटरफेरेंस। डिफ्रैक्शन अभी बाकी है, ठीक है? डिफ्रैक्शन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज की क्लास और 20 मिनट पहले छोड़ दे रहा हूँ क्योंकि डिफ्रैक्शन अभी शुरू करेंगे तुरंत बंद हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है। डिफ्रैक्शन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे और नेक्स्ट क्लास में इस डिफ्रैक्शन को कोशिश करेंगे कि ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट भी कर लें। अगर थोड़ा सा बचेगा तो उसके अगली क्लास में देख लेंगे। उसके बाद अपना मॉडर्न फिजिक्स है, ठीक है? कोई दिक्कत है किसी को? सर ये सर इस चैप्टर से बहुत हार्ड क्वेश्चन आता है, इससे बहुत हार्ड क्वेश्चन आता है। बेटा जो मैंने पढ़ाया ना, इसके बाहर का अगर कुछ आ जाए तो बताना मेरे को, ठीक है? ये चैप्टर एकदम स्कोरिंग चैप्टर है, सुपर स्कोरिंग चैप्टर है। सिर्फ लोगों को तकलीफ क्यों होती है? क्योंकि थोड़ा सा जो बाकी की फिजिक्स जिस रास्ते में चल रहे होते हैं ना कि फोर्स, वेलोसिटी, मोशन, उससे अलग आ जाता है, और कुछ नहीं है इसमें। मतलब वन ऑफ द लल्लुएस्ट चैप्टर एक। उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे, एग्जाम में श्योर शॉट बनना ही बनना है। इंटरफेरेंस का क्वेश्चन आए और एग्जाम में नहीं बना के आए, मतलब पाप हो गया, ऐसा है। समझ में आई बात?
क्वेश्चन सॉल्व होना ही चाहिए अगर इंटरफेरेंस का आया है तो, इतना आसान होता है। ठीक है, कौन बोला आपको कि इसका क्वेश्चन डिफिकल्ट होता है? कहीं से सुने हो क्या? हाँ सर, एक सीनियर से बात कर रहे थे तो वो डरा रहा था। सीनियर से बात करे तो वो बताए थे उनके हिसाब से इजी किस चैप्टर का आता है फिजिक्स में? मैकेनिक्स से। मैकेनिक्स इजी आता है, अच्छा। मैकेनिक्स इजी आता है और ये डिफिकल्ट आता है। मैकेनिक्स में स्कोर किया था उन्होंने जिन सीनियर से बात कर रहे थे? देखो ये जो चैप्टर है ना, हाँ अगर आपने ये चैप्टर सिर्फ बोर्ड के लेवल पे पढ़ा है, क्योंकि बोर्ड के लेवल पे आपको पता है सबसे जो बेसिक मैंने फॉर्मूला पढ़ा है ना, डी साइन थीटा, ये पढ़ाया था ना मैंने फॉर्मूला, बोलो। हाँ यही नहीं है बोर्ड में, समझ में आई बात? तो ये दिक्कत है, बोर्ड में ये चैप्टर इतना गंदा है, इतना गंदा लगता है कि सब रटो और समझ में कुछ आता नहीं। और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इसमें क्वेश्चन आ जाते हैं तो लोगों को लगता है इस चैप्टर से डिफिकल्ट आया। जो मैंने पढ़ाया चैप्टर वो आपको डिफिकल्ट लगा क्या? सब कुछ लॉजिकली फ्लो किया कि नहीं किया? सब कुछ शुरू से लेकर अंत तक। हाँ सर। सब कुछ लॉजिकली फ्लो किया ना शुरू से लेकर अंत तक, मतलब ऐसा कुछ तो नहीं लगा ना कि नहीं सर ये कहाँ से आ गया, वो कहाँ से आ गया। बस कुछ वेरिएशंस हैं। लास्ट क्लास तक तो आसान लग रहा था, आज की क्लास में क्या करा? कुछ वेरिएशन से तो कराए हैं। कुल मिलाकर आपको लग रहा होगा सर फ्रिंज का विड्थ भी सॉरी फ्रिंज का शेप भी याद कर निकालना पड़ेगा, कि निकालना थोड़ा पड़ेगा, कुल मिलाकर 3-4 केसेस बता दे, याद रख लो। ठीक है, ये लॉयड्स मिरर और ये फ्रेस्नेल बायोप्रिज्म ये सब बहुत रेयरली आता है, इसको छोड़ सकते हो, ये मैंने बस ऑप्शनल पढ़ा दिया। ठीक है, इसको छोड़ भी सकते हो। ये लॉयड मिरर, ये वाला डबल लेंस तो कभी आया ही नहीं आज तक, बस बढ़ा देते हैं पता नहीं क्यों हम लोग। ये क्या नाम है, ये फ्रेस्नेल बायोप्रिज्म फिर भी कभी कभार आता है लेकिन रेयरली आता है। ये फ्रिंज के शेप्स काम के हैं, ये थिन प्रिज्म इंटरफेरेंस काफी काम का है। ठीक है, उसके अलावा तो YDSE तो पढ़ा है आपने, और पढ़ा ही क्या है ना? क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपसे खुद से सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा, चिंता मत करो। इस चैप्टर में घबराने वाली कोई बात ही नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत? नेक्स्ट। चलो एक काम करते हैं, एक बार जब हमारा वेव ऑप्टिक्स खत्म हो जाएगा ना थ्योरी पूरी, तो आपका जो ये जो क्लास चल रहा है ना जिसमें हम लोग वो पढ़ रहे हैं पूरा रिवीजन कर रहे हैं, उसमें सबसे पहले यही चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, मतलब जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा, हमारा थ्योरी कंप्लीट होगी, उसके अगले हफ्ते हम लोग इसी चैप्टर के क्वेश्चंस कर लेंगे। कोई दिक्कत? तो तब तक हम लोग एनफ प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे ना, तो प्रीवियस ईयर घर में अटेम्प्ट नहीं कर तो पाएंगे। इसलिए बोला एक हफ्ता। हाँ एक हफ्ता, ठीक है। ठीक है ना, जब एक बार जैसे ये खत्म हो जाएगा अपना वेव ऑप्टिक्स, वैसे ही हम लोग उस चैप्टर से उसके पूरे प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है बेटा, इसका जो अगला चैप्टर है ना बेटा, कौन सा, डिफ्रैक्शन, वो थोड़ा परेशान करता है, क्योंकि वो पूरा का पूरा चैप्टर आपके सिलेबस में है नहीं, और पूरा चैप्टर पढ़ाने लायक भी नहीं है। उसमें बस फॉर्मूले बेस्ड चलना पड़ता है हमें, कि भैया इसका ये फॉर्मूला होता है, इसका ये फॉर्मूला होता है, इसका ये फॉर्मूला होता है। मैं आपको हर फॉर्मूले का डेरिवेशन करा ही नहीं सकता, उसमें बहुत डिफिकल्ट डेरिवेशन है, आपके लेवल से ऊपर है, तो वहां पर जाके थोड़ी दिक्कत हो जाती है। बाकी अदरवाइज इस चैप्टर में इंटरफेरेंस में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो अभी के लिए क्लास खत्म करते हैं।